हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि आपका जो चैप्टर है लास्ट वाला, आपकी हिस्ट्री का, जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते पार्ट टू मॉडर्नाइजेशन, उसके एमसीक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा। और ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ही समझ आते हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश की पीडीएफ खोली है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हिंदी में ही समझ आते हैं बच्चों को, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को सिर्फ वो हिंदी में ही समझ आते हैं, तो इसलिए मैंने हिंदी की भी पीडीएफ खोली है। बट जैसे मैंने बताया, दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई भी चाइनीज वर्ड उठा के दे देंगे, जापानीज वर्ड उठा के दे देंगे और बोलेंगे इसका मतलब क्या है वो बताओ। इसलिए ये करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के एमसीक्यू। चलो जी, शुरुआत शुरुआत कर देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि जो ईस्ट एशिया है, यानी हमारा जो पूर्वी एशिया है, उसके अंदर 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, यानी 19th सेंचुरी की शुरुआत में ना, किस कंट्री का डोमिनेंस हुआ करता था 19th सेंचुरी की शुरुआत में, या 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हमारे ईस्ट एशिया पर, यानी पूर्वी एशिया पर किस देश का दबदबा हुआ करता था, ज्यादातर इन्फ्लुएंस किसका होता था? इसका आंसर है जी चाइना। चाइना का इन्फ्लुएंस हुआ करता था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि चाइना को 1894 के अंदर और रशिया को 1895 के अंदर किस देश ने हराया था? देखो, ये तो हिंदी में भी समझ आ रहा है आपको, तो इसको मेरे को हिंदी की पीडीएफ इसमें खोलने की जरूरत नहीं है। तो वो कंट्री थी हमारी जी जापान। और याद है ना, 1894 में जब जापान ने चाइना को हराया था, तभी उसने ताइवान को टेक ओवर कर लिया था। याद रखना, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, मैप के अंदर भी ताइवान मार्क करवाया था। मैप की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, बिल्कुल इससे जस्ट पहले वाली वीडियो है। नेक्स्ट है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ द जापान इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी जो जापान का आधुनिकीकरण का सफर है, वो किसके सिद्धांतों पर आधारित था? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है मेजी। ठीक है, जो हमारा मेजी था ना, जिसको हम बोलते हैं मेजी, जिसको बोलते हैं, यानी जो मेजी पुनर्स्थापना थी, यानी जो मेजी थे, उसके सिद्धांतों पर आधारित था। ठीक है, सान्याल सेन मत लिख देना सिद्धांत वर्ड सुनते ही। सान्याल सेन जो था वो चाइना का था, तो ये नहीं आएगा, तो इसमें मेजी आएगा। क्या आएगा? मेजी आएगा। मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन करवाया भी यही था कि मेजी ने ही चेंजेस लेकर आया था, तो मेजी के सिद्धांतों पर ही आधारित था जो हमारा आधुनिकीकरण का सफर है जापान का। ठीक है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई? ये तो इंग्लिश में भी है। फाउंडेशन कब हुई थी हमारे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की? 1949 में। किसने करी थी? माओ जेडोंग ने। नेक्स्ट है कि चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? साम्यवादी पार्टी का मतलब है चीन के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है ना, उसकी स्थापना कब हुई थी? कब बना था वो? तो इसका आंसर है 1921, है ना। देखो, इसमें हिंदी अब जाने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश वाली पीडीएफ के अंदर इंग्लिश वाले बच्चों को समझ आ रहा होगा। पेकिंग विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मैप में भी मैंने आपको बताया था कि पिकिंग जो हमारा विश्वविद्यालय, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ पिकिंग। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल है ना, चाइना के इस ऊपर वाले कॉर्नर पे पड़ता है। मैं दिखाना थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ जाता है, इसलिए जब मैप में मार्क करने के लिए आएगा ना, तो यहाँ मार्क करना है, यहाँ। ठीक है, यहाँ पड़ता है हमारा पिकिंग, नीचे की तरफ दे भी रखा होगा। मैं छोटा मैप भी दिखा देता हूँ आपको। हिंदी में भी यही है, अब ऑब्वियस सी बात है, मैप में क्या हिंदी क्या इंग्लिश, है ना। आपको दिखा देता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ये राजी आ गया, ये रहा जी हमारा पिकिंग। ठीक है, ये जो हमारी पिकिंग यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल इसके ऊपर है। याद रखना, ये वाला जो मार्क दे रखा है ना, इसके ऊपर है हमारा। ये पिकिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना जो हुई थी, वो कब हुई थी हमारे चाइना के अंदर? तो इसका आंसर है जी, ये रहा पिकिंग यूनिवर्सिटी 1898 के अंदर। ठीक है, 1898 के अंदर हमारी पिकिंग यूनिवर्सिटी की स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट है कि जो हमारा एक लीडर था ना, सानिया सेन के मरने के बाद जो ग्वामिंग डैंग थी, ग्वामिंग डैंग यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्वामिंग तांग। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में नाम डिफरेंट है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो सानिया सेन की मृत्यु के बाद कौन बना था क्वामिंग तांग का लीडर, या मैं बोलूँ क्वामिंग तांग का लीडर? तो इसका आंसर है जी चैंग काय शेक। याद है ना, चैंग काय शेक। और चैंग काय शेक के बाद कौन लीडर बना था? चैंग काय शेक। चैंग काय शेक के बाद कौन लीडर बना था? चैंग काय शेक के बाद जो लीडर बना था, उसका नाम था माओ जेडोंग। और ये कब बना था? 1949 में। वो हमने देख ही लिया कि स्थापना भी हुई थी, है ना। नेक्स्ट है कि जापान को 200 भागों में विभाजित कर दिया गया था, जिस पर कौन शासन चलाता था? दाइमो। ठीक है, दामियो, सॉरी, दामियो। ठीक है, इसका आंसर होगा दामियो। ये रहा दामियो। पता है ना जापान को 250, ये तो मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तभी बता दिया था। और इंग्लिश वाली मीडियम वाले बच्चों को तो ये तो बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि मैंने उनको कल ही नोट्स का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया था, उसमें भी समझाया था। जापान यूज टू इम्पोर्ट द लग्जूरियस आइटम लाइक डैश फ्रॉम इंडिया और डैश फ्रॉम जापान। तो चाइना जो है, जापान जो है, वो चाइना इंडिया से क्या इंपोर्ट करता था? वो एक्सपोर्ट करता था मसाले, मसाले लिख सकते हो आप। और दूसरा कपड़ा यानी टेक्सटाइल। और चाइना से क्या इंपोर्ट करता था? सिल्क यानी रेशम। ठीक है, ये बता रखा क्या मंगवाता था जापान चाइना और इंडिया से। द डैश फ्रॉम द डैश ऑफ द सिल्क ऑफ डैश इज रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट सिल्क ऑफ द वर्ल्ड। मतलब किस देश का जो सिल्क है, मखमल है,
ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मशहूर था, सबसे ज़्यादा एक कह सकते हो फाइनेस्ट था, तो इसका आंसर है चाइना। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1867 से लेकर 1869 के अंदर मेजी की लीडरशिप के अंदर किस डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया गया था? ये तो बहुत ईजी है। तोकुगावा। तोकुगावा जो हमारी शागुन्स थे या शोगुन जिसको बोला जाता है, उनको हराया था मेजी ने। ठीक है, चलो। नेक्स्ट है कि जो फुकुजावा है, फुकुजावा युकिची, उन्होंने जापान को क्या बोला था? उन्होंने जापान, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये फुकुजावा युकिची जो है, उन्होंने क्या बोला था कि जापान को एशिया से अपने आप को बाहर निकालना चाहिए। ये क्वेश्चन है ना, आधा लिखा हुआ है हिंदी में, पूरा लिखा हुआ है क्वेश्चन, मैंने ये नोटिस करा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी में सही लिखा है, देखो। फुकुजावा युकिची का कहना था कि जापान को अपने में से डैश को निकाल देना चाहिए। किसको निकाल देना चाहिए? एशियन ट्रेड को निकाल देना चाहिए, एशियाई जो सोच है उसको निकाल देना चाहिए। मैं दिखा देता हूँ, ये बॉक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि बुक वाले, मतलब जो जिन्होंने बनाया है ये, उन्होंने बुक के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है। हम्म, ये रहा जी क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि अपने आप को एशियाई ट्रेड से निकाल देना चाहिए। बिकम दी पार्ट ऑफ वेस्ट, वेस्ट बन जाना चाहिए और अपने आप को एशिया से निकाल लेना चाहिए। देयर मस्ट बी द शेड, शेड यानी हटाना, झाड़ना मतलब निकालना। नेक्स्ट है कि लीडर ऑफ सच लेनिन, और जो हमारे ट्रॉस्की थे, उन्होंने कमिंटन और दी थर्ड इंटरनेशनल कब बनाया था? मार्च में। मार्च कौन से साल में? 1919 में। ये बस इतना याद रखो कि लेनिन, लेनिन का नाम याद आ जाए तो 1919 मार्च याद रखना। ठीक है, हिंदी में भी लेनिन का नाम लेनिन ही लिखा होगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है कि डैश इज द मेजर लीडर ऑफ सीसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसको हम बोलते हैं सीसीपी, उसका मुख्य नेता कौन था? माओ जेडोंग। ठीक है, माओ जेडोंग नाम था। एमसीक्यू में आएगा आपको, तो सिर्फ नाम याद रखना। जापान द्वारा 1910 में कोरिया को उपनिवेश बनाने के पूर्व वहां पर डैश राजवंश था। कोरिया के अंदर कौन सा? जोसेन राजवंश, जिसे जोसान बोला जाता है। ठीक है, जोसान। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पता है ना, वही ये हाँ लिख दिया मैंने, नीचे वाला क्वेश्चन था वो। जोसान डायनेस्टी थी यहाँ पर, जिसको हरा दिया था, कोरिया कोरिया के डायनेस्टी को हरा के जापान ने रूल किया था, फिर 1935 में छोड़ भी दिया था, ऑलमोस्ट 30 साल बाद। सॉरी 1940s में छोड़ा था, सॉरी 1945 में छोड़ा था, रियली सॉरी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद छोड़ा था। ठीक है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर है उसको क्या कहा जाता है? 38 पैरेलल, 38 पैरेलल कहा जाता है, यानी 38 समांतर हिंदी में बोलते हैं। डैश वाज द फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कोरिया, फर्स्ट फीमेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं आपको बता दूं, इसका नाम है पाक ग्वान ही। क्या नाम है? पाक ग्वान ही नाम है इसका। ठीक है, पाक PARK, ग्वान GUEN, ग्वान ही। ठीक है, वैसे इसको ही भी लिख लेते हैं, HEE वाला भी लिख देते हैं, HYEE वाला भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्लियर हो गया? आई होप। हिंदी में भी यही की नाम है, पाक ग्वान ही लिखा आएगा तो समझ जाना। अब आ जाते हैं जी इसके MCQ पर। वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? मैंने आपको बताया था, इसका नाम है यांगसी, और मैप में भी मार्क करवाया था, इस चैप्टर के थोड़ी देर पहले ही मैप डाले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट एथनिक ग्रुप, चाइना में सबसे बड़ा जो जातीय ग्रुप है वो कौन सा है? इसका नाम है हान। तभी आप देखोगे चाइना के अंदर सबसे हान ज़्यादा लोगों के नाम मिलते हैं आपको। ठीक है। नेक्स्ट है कि जापान का, ये हिंदी में बताता हूँ, स्ट्रिंग वैसे इंग्लिश में पढ़ ही लिया होगा आपने, हिंदी में भी बता देता हूँ आपको, कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान का प्रमुख द्वीप नहीं है? कौन सा नहीं है? होन्शु भी है, क्योशु भी है, और शिकोकू भी है। कोशी, कोशी क्यों नहीं है? कोशी, कोशिश क्यों नहीं है? ठीक है, ये मैंने मैप में भी बताया था आपको। होन्शु भी दिखाया था आपको, शिकोकू भी दिखाया था, और क्योशु भी दिखाया था। ठीक है, क्योशु भी था, शिकोकू भी था, होन्शु भी था, और ये जब चैप्टर में भी लिख रखा है इसलिए मैंने बताया आपको। नेक्स्ट है कि कैपिटल ऑफ जापान, इजीएस्ट क्वेश्चन, टोक्यो। जापान जो है वो जब अपना संविधान वगैरह बना रहा था तो उसने किससे आइडिया लिया था? जब जर्मनी से। मतलब संवैधानिक जब वो लीगल यानी जो अपने देश के जो कानून वगैरह बना रहा था, तब उसने जापान के संविधान से या जापान के सिद्धांत से बहुत हेल्प ली थी। ये किसकी पिक्चर है? ये कार क्लब है, वुमेन्स का जो कार क्लब होता है ना, गाड़ी का क्लब होता है, हिंदी में मैं दिखा देता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है। ये बुक के अंदर भी पिक्चर बनी है, औरतों का कार क्लब ही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये, वो दे रखा है कि 20वीं शताब्दी में जापान में लिंग अनुपात को समांतर किया गया था, और इसी वजह से जो स्त्रियां हैं वो अभिनेत्री वगैरह में भी काम वगैरह करी थी। दोनों सही है, और दोनों का आपस में लेना देना है, इसका आंसर होगा ये दोनों सही है, क्योंकि वुमेन्स जो थी, मतलब वुमेन्स और मैन को इक्वल समझा जा रहा था, और इसलिए वुमेन्स ने एक्टर्स वगैरह के रूप में भी काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है,
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक ऐसे लीडर का नाम बताओ जिसने आधुनिक चीन की स्थापना करी थी, और जो सान मिन चुई वाली आइडियोलॉजी, सान मिन चुई क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है, अभी नीचे आएगा। सान मिन चुई का मतलब होता है थ्री प्रिंसिपल। कौन लेकर आया था चाइना में थ्री प्रिंसिपल? चीन लिखा हुआ है ना, तो इसका आंसर है जी सान यात सेन। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि डिम सिम क्या होता है? डिम सम क्या होता है? ये बड़ा बढ़िया है। डिम सिम को कहते हैं टच योर हार्ट, इसका लिटरली मीनिंग होता है टच योर हार्ट। ठीक है, ये बेसिकली है ना उन खानों के लिए यूज किया जाता है जो बहुत ही खान मतलब ईट वाला खाने वाला खाना। ठीक है, उस डिशेस के लिए यूज किया जाता है। क्योटो का मतलब टोक्यो का मतलब क्या? टोक्यो को कहते हैं ईस्टर्न कैपिटल। ईस्टर्न कैपिटल, पूर्वी कैपिटल को क्या कहते हैं हम? राजधानी, है ना। फुकोकू क्योकू का अर्थ क्या है? फुकोकू क्योहो, इंग्लिश में दिखा देता हूँ मैं आपको। अच्छा अच्छा, फुकोकू क्योही, ये बेसिकली उन औरतों को कहा जाता है जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता, बिना लक्ष्य के बिना लक्ष्यों के चलना। औरतें मत लिखना, बिना लक्ष्यों के चलने वाला व्यक्ति। ठीक है, चलो। जापानीज पार्लियामेंट को डाइट कहते हैं, DIET। मोगा क्या कहते हैं? शायद मैंने इसमें थोड़ी सी गलती कर दी। बेसिकली जो मोगा है वो मॉडर्न गर्ल को कहा जाता है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, एक बार हम चेक कर, ये देखो यहीं पर लिखा हुआ है। तो क्या था, मोगा था ना एक तो। ओके सॉरी, बुरबुरा का मतलब होता है बुरबुर का मतलब होता है कि बेसिक बिना लक्ष्य के घूमने वाली औरतें। तो ये जो बुरबुरा लिखा हुआ है, इसमें बुरबुरा लिखा हुआ है, उस हिंदी के अंदर बुरबुर लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये उन औरतों को कहा जाता है जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता, गो विदाउट एम। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, गो विदाउट एम, बिना एम के चलने वाली औरतें। आ गया जी, ये लिखा। तो बुरबुरा का मतलब क्या होता है कि वॉक एमलेसली, बिना किसी लक्ष्य के चलना। ठीक है, मोगा का मतलब क्या होता है? मोगा का भी इसी के अंदर लिखा हुआ था। मोगा का मतलब होता है, यही था मोगा, दिखाता हूँ मैं, जस्ट सेकेंड। ये रहा, मॉडर्न गर्ल को कहते हैं मोगा, एम से मॉडर्न, एम से मोगा, है ना। मतलब जो हमारी मॉडर्न लड़कियां होती हैं ना, आधुनिक लड़कियां, उनको कहा जाता है मोगा। और हमारा तीसरा वर्ड क्या था? मोगा हो गया, बुरबुरा हो गया, फुकोको क्योही। फुकोको क्योही क्या होता है? यहीं पर लिखा है फुकोको क्योही। मैं सर्च कर लेता हूँ इसको इसी के अंदर। अरे, फुकोको क्योही के बारे में तो बता ही नहीं रखा। चलो, फुकोको क्योही किसी पर्सन का नाम होगा ये। ठीक है, चलो। फुकोको क्योही, फुकोको क्योही क्योही क्योही, सुना सुना सा लग रहा है यार, मैंने चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे तो ऐड किया था ये वर्ड, फुकोको क्योही। चलो बाकी देखते हैं, अभी मैं देखता हूँ कि फुकोको क्योही क्या है। ठीक है, बुरबुरा समझ आ गया। अच्छा, बुलान वो किसे कहते हैं? बुलान वो कहते हैं पोलैंड को। चाइनीज़ वो किसी का भी नाम, फिलोसोफर कोई भी नाम बता देना, MCQ में बताएगा तो ऑप्शन निकल जाएगा। सान मिन चुई अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे वो होते हैं ना, थ्री प्रिंसिपल ऑफ सान यात सेन, वही है। बाकी नीचे कोई क्वेश्चन है वही सान यात सेन के प्रिंसिपल वगैरह बना, फिर दो 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 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, जो अगर चैप्टर समझा है तो उसके अंदर पहले से ही ऐड होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक और बात है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम का एक आंदोलन था, नीचे दे रखा है, वो आया था 1958 में। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। आ, मैं ये फुकोको वाले योही का मतलब बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। फुकोको योही, अरे अरे अरे, रिच कंट्री को कहते हैं फुकोको योही, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा होगा चैप्टर के, जब जापान की बात हुई थी। तो फुकोको कंट्री कहते हैं, फुकोको योही कहते हैं रिच कंट्री को, अमीर देश को, जो जिसमें स्ट्रांग मिलिट्री हो। ठीक है, सेना ज़्यादा पावरफुल हो। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। नीचे सानिया सेन के तीन प्रिंसिपल कौन कौन से थे? लोकतंत्र था यानी डेमोक्रेसी, सोशलिज्म था यानी हमारा समाजवाद, और तीसरा था नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। चार नीड होती है, सानिया सेन ने बोला था चार नीड होती है एक इंसान की, कौन कौन सी होती है? दिखा देता हूँ मैं। एक इंसान की चार नीड होती है, क्लोथिंग, फूड, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये तो बता ही दिया था, 1958 में स्टार्ट हुआ था ये। सोशलिस्ट मैन के पांच लव होते हैं, क्या क्या? लेबर, लेबर, पब्लिक प्रॉपर्टी,
लेबर, पब्लिक प्रॉपर्टी और क्या क्या चीज़ें थी। अ, नीचे ही है, ये रहा देखो, सोशलिस्ट। कौन कौन सी चीज़ें थी ये, नीचे लिखा होगा। हम्म, ये रहा जी, फादरलैंड, पीपल्स, लेबर, साइंस और पब्लिक प्रॉपर्टी। एक दो तीन चार पाँच, ये पांच चीज़ें होती है हमारे उसके अंदर, सोशलिस्ट मैन के अंदर। याद रखना, दोबारा से मैं दिखा देता हूँ एक बार, देख लो एक बार, फादरलैंड, पीपल, लेबर, साइंस और पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, बाकी वो पांच लव हो गए। फोर मॉडर्नाइजेशन, चार मॉडर्नाइजेशन की बात करी थी उसने, हमारा जाऊ एन लाई ने। वो क्या क्या थी, वो थे जी ये, साइंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, डिफेंस। आई होप ये एमसीक्यू वगैरह समझ आ गए हो आपको। ठीक है, अब साइंस टेक्नोलॉजी उनको तो हिंदी में लिख ही सकते हो। सैमुअल मूवमेंट वो बताया था मैंने आपको। अप्रैल रेवोल्यूशन बहुत बड़ा है, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है वैसे भी। ठीक है, आई होप ये सारे के सारे एमसीक्यू आपको क्लियर हो गए हो। ठीक है, अब आप रिवाइज करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत आए तो बताना। ठीक है, चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर सपोर्ट, बाय बाय। और शाम को है ना, भरत कुमार खोरवाल वाले चैनल पे आ जाना। जैसे कि आपको पता है, मैंने हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, तो मैं आपको आंसर की भी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि हमारे वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से कितना आया कितना नहीं आया। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।